मैं डॉक्टर नवीन कुमार विश्वकर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाज कार्य विभाग, पार्वती महिला महाविद्यालय, श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, यह लेक्चर विशेष रूप से सामाजिक कार्य BA सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर इस बात के ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम प्रथम वर्ष में जो पढ़े हैं वह भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? इसलिए नहीं भूलना है कि प्रथम वर्ष के जो आपका पाठ्यक्रम था उसमें वह महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं जिसका आधार ही सामाजिक कार्य है। प्रथम वर्ष में आपने देखा था कि उसमें आपको सामाजिक कार्य के परिभाषाएं बताई गई थी, उसका इतिहास बताया गया था, उसके दर्शन बताए गए थे, उसके प्रणालियाँ बताई गई थी, साथ ही साथ जो है उसके कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं उसके बारे में चर्चा किया गया था। ये सभी चीज़ें आपको तीनों वर्ष किसी न किसी रूप में आपको पढ़नी है या समझनी है या उसको ध्यान रखना है। आप BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इसलिए यह जानना जरूरी है कि BA सेकेंड ईयर में आपको कुल कितने प्रश्न पत्र पढ़ने हैं। BA सेकेंड ईयर में आपको 2 प्रश्न पत्र पढ़ने हैं। पहला प्रश्न पत्र है जिसका नाम सामाजिक विघटन एवं समकालीन सामाजिक समस्याएं। ठीक है, यहाँ हम इस प्रश्न पत्र में यह जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक विघटन क्या है, सामाजिक विघटन क्यों होता है और इसके क्या परिणाम हैं। उसके साथ साथ वर्तमान परिदृश्य में कौन कौन सी ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिसका हम अध्ययन ही नहीं करेंगे, हम उसके कारण और निवारण को जानने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि सामाजिक कार्य के अंतर्गत हम व्यक्ति की सहायता करते हैं। व्यक्ति की सहायता कैसे व्यक्ति करते हैं? जो किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त है। जैसा कि आप जानते हैं, हम व्यक्ति की सहायता करते हैं, समूह की सहायता करते हैं और सामुदायिक सहायता करते हैं। सामाजिक समस्याओं का स्वरूप भी यदा कदा इन तीनों रूपों में दिखाई देता है। कहीं किसी व्यक्ति को के रूप में दिखाई देता है, कहीं यह समूह के रूप में दिखाई देता है, कहीं यह समुदाय के रूप में दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न पत्र है जिसमें हम पढ़ेंगे समाज कल्याण सेवाएं। इस प्रश्न पत्र में हम समाज कल्याण की संकल्पना क्या है, समाज कल्याण के कार्य क्या है, इसके साथ ही साथ समाज कल्याण जो है किस तरह से काम करता है यह जानेंगे। इसके साथ ही साथ भारत में समाज कल्याण के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसे हम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड बोलते हैं। हम उसके बारे में भी, उसके गठन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ वह समाज कल्याण संस्था यानी वह केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो प्रदान करती हैं और जिससे लोगों का कल्याण होता है। यह सारी चीज़ें हम समाज कल्याण सेवाओं के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम एक बात का फिर से जो है ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं एक बात की ओर कि ये सभी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रथम वर्ष में जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं वह आपके दिमाग में इस प्रकार से रहे कि वह उसे आप आत्मसात किए हुए हैं। जब भी किसी प्रकार का कोई कंटेंट या कोई विषय इस तरह का जब आपके सामने आए तो वह आपके दिमाग में वह धारणा होनी चाहिए जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि हमारे पास कोई समस्या अगर आती है तो उस समस्या का हम सामाजिक कार्य की दृष्टि से देखेंगे कि उसका अध्ययन करेंगे।
जैसे अध्ययन में क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वह समस्या क्या है। फिर निदान करेंगे, निदान में क्या करेंगे, उस समस्या के कारण को जानने का प्रयास करेंगे और अंततः क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे, यानी उस समस्या का समाधान करेंगे। प्रथम वर्ष में जो मूल पेपर था, जो सामाजिक कार्य का सिद्धांत और दर्शन पर आधारित है, उस पर एक हम संक्षिप्त पर चर्चा अभी करने जा रहे हैं। वह इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि उसी को ध्यान में रख के आपको सामाजिक समस्याओं को समझना है। इसको हम सामाजिक कार्य का संक्षिप्त परिचय कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम यह समझ लें सामाजिक कार्य क्या है। जैसा कि हमने पिछले साल आप लोगों को बताया था, सामाजिक कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता किसी संस्था के माध्यम से किसी व्यक्ति की सहायता या किसी समूह की सहायता या किसी समुदाय की सहायता इस प्रकार करता है कि वह अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम हो सके, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान और प्रविधियों का प्रयोग करता है। अब सामाजिक कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सामाजिक कार्य कि वह कौन कौन सी प्रणालियां हैं या पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। क्योंकि सामाजिक कार्य एक व्यावसायिक विषय है, उसके अपने विशेष तरीके हैं, उसी तरीके से वह लोगों की सहायता करता है। तो हम उसी के लिए आवश्यक है कि यह जानें कि समाज कार्य की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, हम इसकी सहायता कौन कौन करता है। इसमें सहायता हम व्यक्ति की सहायता करते हैं, समूह की करते हैं और समुदाय की करते हैं। व्यक्ति की सहायता करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं? वैयक्तिक सेवा कार्य। समूह की सहायता के लिए हम क्या करते हैं? सामूहिक सेवा कार्य। और समुदाय की सहायता के लिए सामुदायिक संगठन। ये सामाजिक कार्य की ये तीनों प्राथमिक प्रणालियां कहलाती हैं। प्राथमिक प्रणाली इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके अंतर्गत हम डायरेक्ट व्यक्ति की सहायता करते हैं, डायरेक्ट हम समूह की सहायता करते हैं, डायरेक्ट समुदाय की सहायता करते हैं। सामाजिक कार्य की यह तीनों प्रणालियां व्यक्ति को सहायता या समुदाय को सहायता या समूह को सहायता देने के लिए काम में लाई जाती है। व्यक्तिगत सेवा कार्य के अंतर्गत हम किसी एक व्यक्ति की सहायता करते हैं तथा उससे जुड़े हुए आसपास के वातावरण में हम परिवर्तन लाते हैं जो उस व्यक्ति की समस्या के लिए उत्तरदायी होता है। समूह की सहायता के अंतर्गत हम एक समूह की सहायता करते हैं, ऐसा समूह जो किसी भी प्रकार से आपस में सामंजस्य स्थापित करने में असफल हो तो हम इसकी सहायता से हम उसकी सहायता करते हैं। सामुदायिक संगठन के अंतर्गत हम किसी समुदाय को की सहायता करते हैं। वह समुदाय कैसा होगा? वह समुदाय छोटा भी हो सकता है, वह समुदाय बड़ा भी हो सकता है और इसके माध्यम से हम समुदाय के अंदर परिवर्तन लाने का काम करते हैं। वह समस्याएं जो समुदाय को प्रभावित कर रही हैं और उसके विकास को अवरोध पहुंचा रही हैं, उसको हम इसके सहायता से हम दूर करने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि तीन और प्रणालियां हैं जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। चौथा, समाज कल्याण प्रशासन। जैसा कि हम पिछले साल बताए थे कि सामाजिक कार्य के अंतर्गत हम कोई भी सेवा किसी न किसी संस्था के माध्यम देते हैं। वह संस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए आवश्यक है कि किसी न किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रशासन हो जो उसको नियंत्रित करे तथा उसके आसपास जो भी चीज़ें व्यवस्थाएं करनी हैं उन सभी व्यवस्थाओं में वह सहयोग प्रदान करे।
इसके लिए आवश्यक है कि हम किसी न किसी प्रशासन से जुड़े या प्रशासन संबंधित हम जानकारी को प्राप्त करें। तो इन तीनों प्रकार की सेवाओं के लिए आवश्यक था संस्था एक निश्चित विधि से, एक निश्चित पद्धति से कार्य करे। तो उसके लिए हमने क्या किया, समाज कल्याण प्रशासन का विकास किया। समाज कल्याण प्रशासन संस्था को नियंत्रित करती है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार से के जो है दस्तावेज होते हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, जिसका उपयोग जो है व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता, समूह सामूहिक कार्यकर्ता या सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता प्रयोग करता है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये इन तीनों प्रणालियों को सपोर्ट देता है। तो इसको हम लोग सेकेंडरी यानी द्वितीयक मानते हैं। ये द्वितीयक प्रणालियाँ कहलाती हैं। पांचवा आइए, हम इन तीनों कार्यों को करने के लिए हम समाज कार्य में शोध का कार्य भी करते हैं। समाज कार्य शोध क्या होता है, शोध के अंतर्गत हम या तो नए तथ्यों को खोजते हैं या जो पुराने तथ्य हैं या जो पुराने जानकारियां हैं उनका फिर से हम मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं कि वो जानकारियां कितनी सही हैं आज के समय में, जिसका उपयोग हम समाज कार्य या व्यक्ति की सेवा करने में कर सकते हैं। तो समाज कार्य शोध भी क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण अंग हुआ, जिसमें हम व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं, समूह की समस्याओं कर सकते हैं, सामुदायिक समस्याओं का कर सकते हैं। और उसका अध्ययन हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी समस्याएं समाज में परिवर्तन के कारण या किन्हीं कारण या समायोजन के अभाव के कारण उत्पन्न हो रही हैं, उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। उन जानकारियों को प्राप्त करने के बाद हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि इसका समाधान कैसे किया जाएगा। यह सभी कार्य हम समाज कार्य शोध के अंतर्गत करते हैं। छठा, सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें समाज में हम परिवर्तन लाने का काम करते हैं। जब समाज में कोई ऐसी समस्या जो समाज को प्रभावित कर रही है और उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, तो उस परिवर्तन को लाने के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उसको हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। सामाजिक क्रिया एक हिसाब से देखी जाए तो वह प्राथमिक प्रणाली से काफ़ी मिलता जुलता है और उसको वो सहयोग प्रदान कर सकता है या उसका सहयोग ले सकता है। मिलता जुलता मैं इसलिए बोला हूँ, मिलते जुलने से तात्पर्य यह है कि यहाँ हम व्यक्ति की सहायता कर रहे थे, समूह की कर रहे थे, समुदाय कर रहे थे, और हम यहाँ समाज की सहायता कर रहे हैं। मगर ध्यान देने की बात है, आज के समय में भी जब समाज कार्य इतना विकसित हो चुका है, उसके बावजूद भी सामाजिक क्रिया का प्रयोग ज़्यादा कदा हम कर पाते हैं। इसलिए कर पाते हैं क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से जब कोई व्यक्ति या संस्था कार्य करती है तो वह अकेले बहुत बड़े पैमाने पे कोई कार्य नहीं कर पा रही है। तो यह एक प्रकार की ऐसी प्राथमिक प्रणाली है जो सुप्त अवस्था में है, लेकिन इसके जो भी सिद्धांत हैं, इसकी जो भी पद्धतियां हैं, वह हमें सभी जो है व्यक्तिगत सेवा कार्य की सहायता में भी, समूह की और समुदाय की सहायता में काम आता है। तो इस प्रकार से यह सुप्त अवस्था में होने के कारण इसको हम सेकेंडरी मानते हैं। तो ये हमारे समाज कार्य की वह प्रणालियां हैं जिसको हमको कभी नहीं भूलना है। इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि ये आपका आधार है। जब तक यह आपको याद नहीं रहेगा तब तक जो है आप एक पूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बन सकते। दूसरा है प्रक्रियाएं या समाज कार्य की प्रक्रिया। हम समाज कार्य के अंतर्गत सहायता करने का काम करते हैं। किसका करते हैं? सेवार्थी का। सेवार्थी हमारा व्यक्ति के रूप में हो सकता है, समूह के रूप में हो सकता है या समुदाय के रूप में हो सकता है। जब हम उसकी सहायता करने जा रहे हैं तो वह कौन सी प्रक्रिया है या वह कौन से चरण हैं जिसके माध्यम से हम उस व्यक्ति की सहायता करेंगे। यह इसलिए जानना आवश्यक है कि हम एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम एक निश्चित प्रक्रिया का अगर पालन नहीं करेंगे तो हम जो है व्यावसायिक नहीं कहे जाएंगे। इसलिए नहीं कहे जाएंगे क्योंकि सामाजिक कार्य जो है एक व्यवसाय है और व्यवसाय में जो भी कार्य होता है वह एक क्रमबद्ध और निश्चित और व्यवस्थित तरीके से होता है। जब उस व्यवस्थित तरीके से हम कार्य नहीं करेंगे तो उसको व्यवसाय कहलाने का अधिकार नहीं है। तो इसमें हम करते क्या हैं? प्रक्रिया के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए सबसे पहले
उसको आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित कैसे करते हैं? हम सिर्फ अपने बारे में बताते हैं कि हम इस तरह की सहायता अपनी संस्था से करते हैं, जिसका हम प्रचार करते हैं। प्रचार के माध्यम से लोगों को हम इस बात की जानकारी देते हैं कि हम जो है इस तरह की सहायता आपको प्रदान कर रहे हैं। अब प्रचार तो हो गया, लोग जान तो गए कि सामाजिक संस्था है जो सहायता करती है, मगर वह आप तक आता है तो आने के बाद आप क्या करेंगे, कैसे उसकी सहायता करेंगे? आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैं दूँ। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में आप देखते हैं डॉक्टर एक बहुत व्यावसायिक तरीके से बैठता है और बैठने के बाद वो क्या करता है, अपना प्रचार करता है, रोगियों को पता चलता है, वो वहाँ आते हैं अपना इलाज के लिए, कहते हैं कि हाँ मुझे फलां बीमारी है और मैं इसका इलाज चाहता हूँ। आप एक चीज़ ध्यान देते होंगे, सभी डॉक्टर सभी रोगों का इलाज नहीं करते हैं। वह जो है इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस विषय के वो विशेषज्ञ हैं वह उसी का इलाज करें। जैसे एक हड्डी का डॉक्टर है, यदि हड्डी के डॉक्टर के पास कोई अपने हृदय का रोग लेके जाता है और कहता है मेरी जो दिल की धड़कन काफ़ी बढ़ जा रही है, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे सांसें बहुत तेज़ चलने लग रही हैं, तो वह व्यक्ति कहेगा कि देखो भाई मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ और मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, आप जो है हृदय रोग विशेषज्ञ के पास चले जाइए, वह आपका भली भांति और अच्छे से इलाज कर लेगा। सामाजिक संस्थाओं में भी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं, कोई बाल कल्याण के लिए काम कर रही हैं, कोई समाज कल्याण के लिए काम कर रही हैं, कोई परिवार कल्याण के लिए कर रही हैं, कोई वृद्ध कल्याण के लिए, कोई श्रम कल्याण के लिए। इसी प्रकार से विविध प्रकार की हमारी संस्थाएं होती हैं जो विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञ होती हैं। तो हमारे पास जब कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रवेश की प्रक्रिया या इसे हम भर्ती की प्रक्रिया बोलते हैं। ये प्रक्रिया औपचारिक नहीं है, ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जिसमें हम कोई सेवार्थी जब मेरे पास आता है तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह सेवार्थी हमारी संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप सेवा प्रदान करने योग्य है अथवा नहीं है। तो जब मेरे पास वह आ गया तो हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एक छोटा बालक है, बगल में एक वृद्धाश्रम है, वहाँ जाता है और कहता है कि मुझे फलां समस्याएं हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी सहायता करें। तो वृद्धाश्रम वाला बोलेगा कि देखो भाई हमारे यहाँ तो सब लोग वृद्ध लोग हैं और हम वृद्धों के कल्याण की काम करते हैं, कल्याण के लिए काम करते हैं। आप छोटे बच्चे हो, आप ऐसा करो किसी ऐसे संस्था में चले जाओ जहाँ पे आपको बच्चों की सहायता की जाती है। जैसे चाइल्ड लाइन है तो चाइल्ड लाइन का नंबर दिया जा सकता है, उसको चाइल्ड लाइन के बारे में बताया जा सकता है, तो वो चाइल्ड लाइन के पास जाएगा और अपनी जो समस्या है बताएगा, उसका समाधान वो प्राप्त करेगा। तो भर्ती की प्रक्रिया में अगर बच्चा आता है और हम वृद्ध कल्याण के लिए काम कर रहे हैं तो हम उसको रेफ़र कर देंगे या हम दूसरे संस्था में भेज देंगे या उसे मना कर देंगे कि हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। तो भर्ती की प्रक्रिया में हम सबसे पहले इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि सेवार्थी संस्था के उद्देश्यों तथा उसके कार्यों के अनुरूप वह लेने योग्य है अथवा नहीं है। यदि वह यहाँ से पास हो जाता है तो आपका फिर इसके बाद औपचारिक प्रक्रियाएँ स्टार्ट होती हैं, जिसमें पहली प्रक्रिया आती है जिसे हम बोलते हैं अध्ययन। इसको इंग्लिश में हम लोग स्टडी भी बोलते हैं। स्टडी में क्या करते हैं, सेवार्थी आया, प्रथम चरण जो गेट पे ही उसका मूल्यांकन हो गया या रिसेप्शनिस्ट है उसने यहाँ मूल्यांकन कर लिया कि यह व्यक्ति हमारे यहाँ सेवा योग्य है। अब वहाँ वो उसके बाद वो सामाजिक कार्यकर्ता के पास आता है। सामाजिक कार्यकर्ता उससे विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लेता है, आपको कौन सी समस्या है, समस्या कब से है, किस प्रकार की है, कितने तरह की आपको दिक्कतें इसके साथ साथ आ रही हैं, कौन और आपसे इसका कौन कौन सा कार्य प्रभावित हो रहा है, उन सभी तरह की विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लेता है। साथ ही साथ वह जानने का प्रयास करता है कि आसपास के वातावरण में वह कौन कौन से लोग हैं जो इस समस्या को के प्रेरक बने हुए हैं। तो उसकी जानकारी लेने के साथ साथ वो समस्या का अध्ययन चालू कर देता है। उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उसके मित्र हो सकते हैं, उसके भाई बंधु हो सकते हैं, उसके माता पिता हो सकते हैं, जो भी लोग हैं, या उसके पड़ोस के लोग हो सकते हैं, जो भी लोग हैं सबसे वह मिलेगा और जानने का प्रयास करेगा कि वास्तव में समस्या का कारण क्या है। तो वह क्या करता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत वह सभी जानकारियों को इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद उसको संकलित करके वह बैठेगा और बैठने के बाद फिर वह उसका कायदे से अध्ययन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेगा कि वह समस्या का कारण क्या है।
उस कारण को जानने का जो क्रम है वह कहलाता है निदान। निदान में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अध्ययन सामग्री इकट्ठा हुई है, जो भी हमने तथ्य इकट्ठा किया है, साक्षात्कार के माध्यम से जो भी जानकारियाँ इकट्ठा मेरे पास हुई हैं, उन सभी जानकारियों का हम कायदे से जो है विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद हम इसके माध्यम से ही हम उसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं। आपको ध्यान होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे और आप उनको जब कोई तकलीफ़ बताते हैं तो डॉक्टर डायरेक्ट आपका इलाज स्टार्ट नहीं करता है। डॉक्टर करता है क्या है, वह आपको कहता है कि मुझे इसके पहले आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, तभी मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचूंगा कि आपको कौन सा रोग है या आपके रोग का कारण क्या है। तो उसने वो करेगा क्या, ब्लड टेस्ट लिख देगा, एक्सरे लिख देगा, या जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस प्रकार के वो टेस्ट आपको कह देगा कि करा के आइए, उसके बाद हम आपका इलाज स्टार्ट करेंगे। उसके पहले वो प्राइमरी ट्रीटमेंट कुछ दे देता है कि कम से कम आपका दर्द कुछ कम रहे या जो तकलीफ़ है वो कम रहे। से आप बुखार बता रहे हो तो बुखार की कुछ टैबलेट दे देगा, मगर तब तक वो डिसाइड नहीं करता है कि आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, क्या है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। क्योंकि वहाँ डॉक्टर के पास तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसका प्रयोग करके वो डायरेक्ट पता कर सकता है कि जो है वास्तविक कारण क्या है जिससे जो है यह रोग या समस्या व्यक्ति को हो रही। हमारे पास ऐसा कोई विशेष टूल्स नहीं है। हमारे पास टूल्स यही है कि हम जो भी स्टडी के दौरान जो भी मटेरियल इकट्ठा करते हैं, जो भी डाटा इकट्ठा होता है, हम उसका विश्लेषण के माध्यम से हम निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करते हैं कि यह जानकारियों के आधार पर इस समस्या का कौन सा कारण है। जब हमारे पास कारण की जानकारी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, तब जाके हम उपचार स्टार्ट करते हैं। उपचार यानी जिसके हम लोग ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। उपचार तभी हो सकता है जब मेरे पास कारण हो। कारण की जानकारी के अभाव में आप उपचार नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर जो है आपको प्राथमिक उपचार तो दे देता है, मगर वो आपका सही प्रकार से उपचार तब करता है जब उसके पास जो है जांच की रिपोर्ट आ गई रहती है। तो हमारे पास जांच की रिपोर्ट यानी निदान के रिपोर्ट जो आ चुकी है या उसकी रिपोर्ट तैयार है, जिसमें हमें पता चल गया है कि उसका कारण क्या है। जब मेरे पास कारण रहेगा तब हम उसका उपचार स्टार्ट करते हैं। उपचार करने के बाद हम क्या देखते हैं, व्यक्ति की समस्या का समाधान हो गया। उपचार में उन्हीं चीज़ों का हम समावेश करते हैं जो व्यक्ति के उस समस्या के कारण के लिए उत्तरदायी होता है, उनको समावेश करके हम उसी के आधार पर उसका उपचार प्रारंभ करते हैं। और उपचार के समाप्त होने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यह व्यक्ति पूरी तरह ठीक हुआ अथवा नहीं। उसके लिए एक प्रक्रिया हम लोग और इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग फॉलोअप बोलते हैं। उसको हम फॉलोअप बोलते हैं। फॉलोअप में हम करते क्या हैं, जिस दिन हम यह निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आज के बाद आपकी ये समस्या का समाधान हो गया है, उस दिन से कुछ दिन बाद हम करते क्या हैं कि फिर से हम उस व्यक्ति से मिलते हैं या उस समूह से मिलते हैं या समुदाय से मिलते हैं जहाँ पर वो समस्या थी, और यह जानने का प्रयास करते हैं कि जिस समय हमने उसे यह कहा था कि अब आप समस्या मुक्त हो और आज की स्थिति क्या है, उन दोनों के बीच में हम यह जानने का प्रयास करते हैं क्या फिर से समस्या के कोई ऐसे कारण निकलने चालू हो गए जिससे समस्या फिर से आ सकती है, या हम उसमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमने उस समय तो कह दिया था कि आपकी समस्या समाप्त है, मगर जब हम 15 दिन बाद मिलते हैं तो फिर से पता चलता है कि नहीं, समस्या कुछ समय दिन के लिए तो ठीक थी, मगर आज जो है फिर से प्रारंभ हो गई है। तो इससे इस निष्कर्ष पर हम पहुँच जाते हैं कि समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हुई अथवा नहीं। जैसे डॉक्टर जो है आपका इलाज करता है, इलाज करने के बाद वो लास्ट में फिर से एक बार कहता है कि जाइए आप जांच करा के आइए। जब जांच की रिपोर्ट आ जाती है तो वो पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट को जो है कंपैरिजन करता है और उसके आधार पर निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वो ठीक हुआ अथवा नहीं। यदि रिपोर्ट में फिर भी कुछ सिम्टम अगर दिखाई देते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, फिर से जो है वो निदान स्टार्ट करता, निदान हो चुका है, फिर से वो उपचार स्टार्ट करता है। हम भी क्या करते हैं, यदि फॉलोअप में किसी प्रकार की कोई निगेटिव चीज़ें हमको मिलती हैं और पता चलता है कि नहीं समस्या अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, तो फिर से हम स्टडी करेंगे, फिर से उन कारणों को हम जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण समस्या पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, और फिर हम निदान करेंगे, उसके कारण को जानने के लिए प्रयास करेंगे, फिर हम उपचार करेंगे और लास्ट में फिर हम फॉलोअप करके चेक करेंगे कि वो समस्या पूर्णतः समाप्त हुई अथवा नहीं। तो आप जो है जब सामाजिक समस्याएं हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको
इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि समस्या को जानने के लिए क्या करना होगा, आपको अध्ययन करना होगा। फिर जब उसके बारे में आप जान जाएंगे तब आप जो है उसका विश्लेषण कर पाएंगे। विश्लेषण के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि उस समस्या का कारण क्या है, और जब उसका कारण आप जान जाएंगे तो स्वतः उसका निदान भी आप तैयार कर लेंगे। और निदान जब आप स्वयं तैयार कर लेंगे तो आप जो है फिर उसके लिए एक्टिव होकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप उसका फॉलोअप करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि समस्या जो आपने समाधान किया कि उसका पूर्ण समाधान हुआ अथवा नहीं हुआ। तो ये जो है प्रक्रिया के अंतर्गत हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब जो है ये दो चीज़ों के अलावा आपको और भी चीज़ें याद रखनी है। सामाजिक कार्य के कुछ सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत जानना भी जरूरी है। सिद्धांत जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं सिद्धांतों का आप समय समय पर प्रयोग करेंगे। प्रयोग करके आप जो है अपनी अंदर की जो निपुणता है, कौशल है, उसको निखारने का प्रयास करेंगे। उन सिद्धांतों को आप इसलिए याद रखेंगे कि अगर वो सिद्धांत आपको याद नहीं रहेंगे तो आप जो है कोई ना कोई गलती अवश्य कर जाएंगे। तो उन सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है संचार का सिद्धांत। संचार का सिद्धांत यह कहता है कि सेवार्थी जिस भाषा को जानता है, समझता है, हमको उसके साथ उसी भाषा में कम्युनिकेशन यानी उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ घुल मिल जाता है और अच्छे से समझ जाता है आपकी बात को, तो वो जो है आपको अपनी सारी बात आसानी से बता देता है। यदि आप किसी गांव में जाते हैं जहाँ पे गांव की भाषा बोली जा रही है और वहाँ पर आप पढ़ लिख के गए हैं, आपके पास अच्छी जानकारी है इंग्लिश की, और आप फिर इंग्लिश में उससे बात करना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि वह व्यक्ति आपकी किसी बात को समझता नहीं है। परिणाम क्या होता है कि आपके द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान या दिया जाने वाला संदेश उस तक नहीं पहुंच पाता और वह आपके साथ उस तरह से घुल मिल नहीं पाता जैसे सामान्यतः वह अपने गांव के दूसरे लोगों से घुले मिले रहते हैं जो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संचार के सिद्धांत को अगर हम भूल गए तो हम जो है कभी भी किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम सफल नहीं हो सकते। चाहे हम व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हों, चाहे हम सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हों, या हम सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हों, हम सफल नहीं हो सकते। उसकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और सिद्धांत है कि हम संचार में जो है पारंगत हों और कौशल में निपुण हों। दूसरा सिद्धांत इसमें आता है व्यक्तिकरण का सिद्धांत। व्यक्तिकरण का सिद्धांत। व्यक्तिकरण का सिद्धांत इसलिए जानना जरूरी है कि यह सिद्धांत आपको यह बताने का प्रयास करता है कि हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है। विशिष्ट होने के नाते हमको हर व्यक्ति को अलग मान के ही उसका उपचार करना है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जिस वातावरण में रह रहा है वह सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। व्यक्ति जिन परिस्थितियों में पल रहा है वह सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। जो भी उसके पास वातावरण है, उसके मित्र मंडली का, उसके विद्यालय के दोस्तों का, उसके अड़ोस पड़ोस का, उसके घर का, इन सभी का प्रभाव उस पर जो पड़ता है उसके कारण हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट हो जाता है। अब विशिष्ट होने के नाते हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उसे विशेष मान के ही इलाज करना है, उसका उपचार करना है। जब तक हम उसे विशेष नहीं मानेंगे तब तक हम उसका वास्तविक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इससे यह बात पता चलती है कि हमारे लिए प्रत्येक समूह, प्रत्येक समुदाय या प्रत्येक व्यक्ति अलग है और उसको हमें अलग मान के उपचार करना है। भले हम एक व्यक्ति की समस्या दूसरे व्यक्ति की समस्या से मिलती जुलती हो, मगर हमें यह कभी नहीं मानना है कि वह दोनों समस्याएं एक जैसी हैं तो दोनों का निराकरण भी एक जैसा होगा या उसका समाधान एक जैसा होगा। हमको व्यक्तिकरण का सिद्धांत यह बताता है कि हमारे लिए हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है और उसको विशिष्ट मान के ही हमको उसका उपचार करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत इसमें आता है स्वीकृति का सिद्धांत। स्वीकृति का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत की ही बात करेंगे, सारे सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे, जिसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है।
स्वीकृति का सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है, हमको यह मान के चलना है हमेशा कि हमारे पास सेवार्थी जिस रूप में आता है हमको उसी रूप में उसको स्वीकार करना है। क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि सेवार्थी को अगर हम उस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो वह सेवार्थी आपके साथ सही प्रकार से नहीं जुड़ सकेगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो समाज के आदर्श है उसके अनुसार वह पला बढ़ा हो, ढला हुआ हो और उसी के अनुसार आचरण करता हो। यदि कोई अपराधी व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है मगर वो परिवार की किसी समस्या से ग्रस्त है, तो वह मेरे पास जब आता है तो हम उसको मान के चलेंगे कि वह जो है जिस समस्या से ग्रस्त है वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने स्वीकार तो किया उसे, किस रूप में? इस रूप में स्वीकार किया कि वह एक सेवार्थी है। इस रूप में स्वीकार नहीं किया कि वह एक अपराधी है। तो हमने वहाँ यहाँ पे स्वीकृति सिद्धांत इस रूप में किया। इसी प्रकार यदि हम यह देखें कि हमारा जो है पहनावा, उठना बैठना बहुत अच्छे लोगों के बीच में है, मगर मेरे पास कोई गरीब व्यक्ति आता है, कोई निर्धन व्यक्ति आता है जिसके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं और वह मेरे पास आके अपनी समस्या बताता है, तो हम उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं और उसका समाधान हम करने का प्रयास करते हैं। हम बिल्कुल भेदभाव नहीं करते कि कोई व्यक्ति अपराधी है या कोई व्यक्ति जो है गरीब है या कोई व्यक्ति बच्चा है या कोई व्यक्ति वृद्ध है। हमें उसमें किसी रूप में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। हम उसे दूसरे दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखेंगे। समाज के आदर्शों को हम तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से जो है नैतिक बुराइयां, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ उसको उसकी समस्या से मतलब है और उसकी समस्या को समझना है और उसकी समस्या का समाधान करना है। चौथा इसमें आता है गोपनीयता का सिद्धांत। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोपनीयता का सिद्धांत महत्वपूर्ण इसलिए है कि यही वह सिद्धांत है जो सेवार्थी को प्रेरित करता है कि वह अपने मन की सभी बातों को बेझिझक आप तक पहुंचाए। सेवार्थी आपके पास आया और यदि वह अपनी कोई बात बताना चाहता है, यदि उसको इस बात का आभास जरा सा भी हो जाए कि आप उसकी बातों को किसी से बता देंगे, तो वह अपनी बात आपसे बिल्कुल जो है शेयर नहीं करेगा। तो गोपनीयता का सिद्धांत कहता है कि सेवार्थी आपसे जिन भी बातों को बताता है, आपको इस बात का उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उसके द्वारा बताई गई सारी बातों को आप जो है पूरी तरह से गोपनीय रखेंगे और तब तक उस बात को किसी और को नहीं बताएंगे जब तक वह व्यक्ति अपनी स्वीकृति प्रदान न कर दे। तो इस प्रकार हम देखते हैं गोपनीयता के सिद्धांत में हमें उन सभी बातों को गोपनीय रखना चाहिए, सेवार्थी को उन सभी बातों को गोपनीय रखना चाहिए जो उसके द्वारा आपको बताई जा रही है। इसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे ही सेवार्थी को इस बात का आभास होता है कि आप जो है सारी बातों को गोपनीय रखेंगे, तो वह उन सभी बातों को आपको बता देता है जो बातें कभी वो किसी को नहीं बताया है मगर उसकी समस्या के समाधान में वह सहायक है। तो गोपनीयता सिद्धांत भी इस हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है पांचवा, आत्मनिर्णय का सिद्धांत। आत्मनिर्णय का सिद्धांत समाज कार्य की मूल भावना से संबंधित है। इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत ये कहता है कि सेवार्थी को हमें प्रेरित करना चाहिए कि वह जो भी समस्याएं हैं वह स्वयं उसका समाधान जो है ढूंढे। हमको सिर्फ इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना है, इस प्रकार का वातावरण क्रिएट करना है कि उसके अंदर इस प्रकार का आत्मविश्वास आ जाए कि वह स्वयं सक्षम है अपनी समस्याओं का समाधान करने में। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समाज कार्य की परिभाषा में हम लोग बार बार कहते हैं, हमारा जो है हम समाज कार्य के माध्यम से किसी व्यक्ति की सहायता इस प्रकार करते हैं कि वह अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम हो जाए। वह स्वयं करने में सक्षम तब तक नहीं होगा जब तक वह आत्मनिर्णय लेना न सीख जाए। तो हमें जो है इस प्रकार से सहायता उसकी करनी चाहिए कि वह आत्मनिर्णय कर सके। आत्मनिर्णय करने से उसके अंदर इस प्रकार का आत्मविश्वास विकसित होगा कि वह भविष्य में कभी भी अगर समस्या से ग्रस्त होता है तो वह स्वयं निर्णय कर उन समस्या का समाधान कर लेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे समाज कार्य के विषय क्षेत्र पे। विषय क्षेत्र जानना इसलिए आपको ज़रूरी है कि विषय क्षेत्र जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको अपनी उपयोगिता समझ में नहीं आने वाली। अपनी उपयोगिता को समझने के लिए आपको विषय क्षेत्र का जानना आवश्यक है। तो विषय क्षेत्र में आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले आता है बाल कल्याण,
बाल कल्याण में हम क्या करते हैं, इसमें जो बच्चे हैं हम उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। महिला कल्याण भी इसी प्रकार से है। महिला कल्याण में हमारा विषय क्षेत्र है। जहाँ भी महिला कल्याण की बात आएगी वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता का चर्चा सबसे पहले होगा, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता ही उन कौशलों में निपुण है जो इनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके बाद आता है परिवार कल्याण। परिवार कल्याण भी इसी प्रकार से है। आज आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। उन सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव सीधा परिवार पे पड़ रहा है। उस परिवार पे पड़ने के कारण यह हो रहा है कि परिवार विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो रहा है। परिवार में हम देख रहे हैं दहेज की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, परिवार में तलाक की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, पति पत्नी के बीच सामंजस्य का अभाव हो रहा है, जिसके कारण विवाह विच्छेदन जैसी समस्याएं बहुत तेज़ी से समाज में बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से परिवार में भी हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आत्महत्याएं आजकल होने लगी। परिवार में किसी बात पे मनमुटाव हो गया और व्यक्ति आत्महत्या कर लिया। तो इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि जब भी इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो तो वह सीधे सामाजिक कार्यकर्ता के पास पहुंच जाए और वह जो है उसका सही प्रकार से अध्ययन करके उसका निदान निकाल के उसका उपचार कर सकता है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे हैं, जिसमें हम श्रम कल्याण आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हर व्यक्ति काम कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो श्रम से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो फैक्ट्रियाँ इसका केंद्र है। तो फैक्ट्रियों में श्रमिक काम कर रहे हैं। वो श्रमिक जो है जो काम कर रहे हैं उनको किसी न किसी प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, उनका शोषण हो रहा है। उसको रोकने के लिए हमें आवश्यक है कि श्रम कल्याण के बारे में हम जानकारी हो। श्रम कल्याण में हम जो है श्रम कानून के बारे में अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ श्रमिकों की उन समस्याओं को जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं और उसका समाधान कैसे और किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ और हम जानने का प्रयास करते हैं कि वह कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो श्रमिकों को लाभान्वित करती हैं। उन सभी सेवाओं को भी हम श्रमिकों तक पहुंचाने का इसके माध्यम से प्रयास करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे चिकित्सकीय सामाजिक कार्य हम लोग बोलते हैं इसे। चिकित्सकीय सामाजिक कार्य, मन चिकित्सकीय सामाजिक कार्य भी होता है। चिकित्सा क्षेत्र में हम देखते हैं, आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में तो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर होते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर का मेन काम ये होता है कि डॉक्टर के अलावा जो भी अतिरिक्त सेवाएं हैं वो सभी सेवाएं जो है मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से दी जाती हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक टीबी रोगी है जिसको टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ट्यूबरकुलोसिस का डॉक्टर ट्रीटमेंट तो करता है, मगर उसके साथ साथ कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, परिवार में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से परिवार के लोग आपकी सहायता करेंगे और किस प्रकार से वह सावधानी बरत के अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे, ये सभी सारी जानकारियाँ जो है चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता जो है प्रदान करता है एक हॉस्पिटल के अंतर्गत। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। सामुदायिक विकास को हम जानते हैं। सामुदायिक विकास भी सामाजिक कार्य का ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सामुदायिक विकास दो रूप में हम देखते हैं, एक तो शहरी, दूसरा नगरीय। शहरी जो है विकास में हम क्या देखते हैं, शहर में आज आप जाएंगे तो लोग रोजगार की तलाश में वहाँ पहुँच तो गए हैं, मगर उनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो मजबूरी में वह किसी न किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत सारी गंदगी है और काफ़ी घनी बस्ती बन जाती है, जिसको हम लोग मलिन बस्ती के नाम जानते हैं। तो वह बस्तियों में जो है क्या क्या आवश्यकता है, किसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये सभी कार्य हम क्या करते हैं सामुदायिक विकास के अंतर्गत नगरीय सामुदायिक विकास में हम सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद ग्रामीण में हम देखते हैं, गांव में जाइए एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हम करते हैं कि कृषि का जो है स्थायित्व हो, कृषि अच्छी हो, जो है यूरिया डाई का प्रयोग कम हो, वहाँ जैविक खाद का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी देने का काम करते हैं। गाँव में स्वास्थ्य का स्तर खराब है तो उसके लिए भी हम काम करते हैं। इसके अलावा गांव में आप देखते हैं कि महिलाएं हैं, उनका उत्थान नहीं हो रहा है, तो समूह के माध्यम, जिसे हम स्वयं सहायता समूह बोलते हैं, SHG के माध्यम से भी हम उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। तो ये सभी जो है सामुदायिक विकास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अपराध सुधार के लिए भी हम काम करते हैं। अपराध सुधार में हम विशेष रूप से क्या करते हैं,
जो बाल कल्याण है और सामान्य अपराधी हैं, उनमें हम सुधार का काम करते हैं। हम यह मान के चलते हैं कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं है। व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में विवश होकर वह अपराध करता है, तो जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हम सुधार करके हम उसको जो है पुनः जो है मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो अपराध सुधार के अंतर्गत हम 2 भागों में बांट के इसको करते हैं। तो बाल अपराध के अंतर्गत बाल अपराध मतलब वह अपराधी जो बालक है, 14 साल से कम है और वह अपराध कर बैठा है या उस किसी के बहकावे में आकर अपराध कर बैठा है, तो उसको हम जो है मोटिवेट करने का काम करते हैं, उसको समझाने का काम करते हैं कि जो है आप भविष्य में अपराध न करो। यह जो है समाज के लिए बहुत ही विनाशकारी है, विघटनकारी है। इसको उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के तकनीक का प्रयोग करते हैं, उसके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करते हैं, उसके परिवार के सदस्यों से मिलने का काम करते हैं। साथ ही साथ उसको हम इस प्रकार के रोजगार का प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं कि भविष्य में वह जो है अपराध न कर किसी रोजगार के से जुड़ के वह स्वयं जीविकोपार्जन आसानी से कर सके। इन सब के अलावा आज हम लोग दिव्यांग शब्द बहुत सुनते हैं, जिसको हम लोग पहले जो है विकलांग बोला जाता था। विकलांग कल्याण भी समाज कल्याण का एक भाग है। इसमें हम जो है इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं कि जैसे दिव्यांग हैं उनको विशेष प्रकार के अंग लगाने पड़ते हैं, जो कृत्रिम अंग होते हैं उनको हम जो है संस्था के माध्यम से प्रदान करते हैं। साथ ही साथ उनकी क्षमता के अनुसार उनको हम प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक कार्य का एक क्षेत्र है जिसमें हम उनको सेवाएँ प्रदान करते हैं। इस हिसाब अगर इसे आप देखेंगे तो समाज का वह हर हिस्सा जो आपसे जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में, वह सभी सामाजिक कार्य का क्षेत्र है जहाँ पर आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो यह एक पूरा का पूरा एक जनरल परिचय आपको हमने दिया कि सामाजिक कार्य की प्रणालियाँ कौन सी हैं, उसकी प्रक्रियाएँ कौन सी हैं, सिद्धांत कौन से हैं, विषय क्षेत्र कौन से हैं। आपको इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रणालियाँ इसलिए जानना है क्योंकि इसी के प्रयोग से आप यह निर्धारित करेंगे कि आपका सेवार्थी किस रूप में है और आप उसे व्यक्ति मानते हैं, समूह मानते हैं या समुदाय मानते हैं, उसकी पहचान आप करेंगे और फिर उसको उसी के टूल्स से आप उसको जो है उपचार देने का काम करेंगे। प्रक्रियाएं आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक इन प्रक्रियाओं को आप नहीं समझेंगे आप जो है किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सिद्धांत जानना इसलिए ज़रूरी है कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आप जो है अपने अंदर उन निपुणताओं को विकसित कर सकते हैं जो आपको आगे सेवा देने में सहायता करेगा। और अंतिमतः आप देखेंगे विषय क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं। विषय क्षेत्र में जो है आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी हमने प्रदान कर दी कि आप भविष्य में अगर आप इस तरह की जानकारियाँ लेके यानी सामाजिक कार्य का अध्ययन करने के बाद जब आप फील्ड में जाते हैं तो इन चीज़ अध्ययन करते हैं, जब जानकारी आपको मिल गई तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस क्षेत्र में जाके लोगों को सेवा प्रदान करना है। इस प्रकार से आप लोग को एक संक्षिप्त परिचय हमने दे दिया है। अगले क्लास में हम जो है विषय चर्चा करेंगे, पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और उसमें हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसका अध्ययन आप करेंगे और जो है उसका उपयोग आप पूरे वर्ष पर्यंत करते हुए अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।